प्यारे विद्यार्थियों, 2022-23 एग्जाम के लिए संजीवनी सीरीज का छठा वीडियो आप देख रहे हैं। अभी आपको इस वीडियो में संसाधन एवं विकास चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स हर वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए बाद में एक बर्डन हो जाएगा। सारे वीडियो को एक साथ में देखना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो हर चैप्टर को आपको लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है, ताकि आपका टाइम भी बचे और साथ ही साथ आपको वो याद भी हो जाए आसानी से। तो वीडियो देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप वीडियो छोड़ करके लास्ट एंड में सोचते हैं कि मैं सारे वीडियो एक बार देख लूंगा, तो वो आपके लिए एक मुसीबत पैदा कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संजीवनी सीरीज के छठे वीडियो का। और आगाज के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बीच बीच में आपको वो वीडियोस की थंबनेल देखने को मिलेंगे, एक छोटी सी पिक्चर देखने को मिलेगी केवल 3 सेकंड की, बार बार में बीच बीच में, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये वीडियो आपके बना दिए गए हैं। आपने नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संसाधन की विशेषता है। तो संसाधन की विशेषता देखो, इनका मूल्य होता है, ये उपयोगी होते हैं और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसाधन का संबंध है। तो संसाधन का संबंध जो प्रौद्योगिकी से, प्रकृति से और संस्थाओं सभी से है, तो उपयुक्त सभी फिर से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चट्टाने। चट्टाने जो है जैव संसाधनों में काउंट नहीं की जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन जो है आपकी चट्टाने भी है और धातुएं भी हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो नवीनीकरण योग्य जल भी है, क्योंकि जल चक्र चलता रहता है। वन एवं वन्य प्राणी, वन और वन्य प्राणी भी देखो चक्र से हिसाब से चलते रहते हैं। मृदा एवं कृषि उपजे, ये भी आपके चक्र के हिसाब से चलती रहती है। तो ये सारे के सारे जो है आपके नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनको बनने में या इनको वापिस विकास होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीनीकरण योग्य जो संसाधन नहीं है वो केवल खनिज है। खनिज को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन आप जानते ही हैं, कोयला जीवाश्म ईंधन है, काफी सालों तक पृथ्वी में दबे रहने के बाद बनता है। ये भी आपका पेट्रोल में पृथ्वी से ही प्राप्त होता है और प्राकृतिक गैस भी। लौह अयस्क जो है पृथ्वी से प्राप्त होता है, लेकिन ये जीवाश्म अयस्क सॉरी लौह अयस्क जो है ये आपका जीवाश्म में काउंट नहीं होता। ईंधन की बात हो रहा है ना यहाँ पे। तो ईंधन जो, तो ये कोयला भी है आपका, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन लौह अयस्क जो है ईंधन में काउंट नहीं होता। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे घर भी स्वामित्व में आता है, आपका घर है, और शामिलात भूमि भी होती है। उसके अलावा सड़कें और नहरें भी किसी न किसी स्वामी के अंदर आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उपयुक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है। सामुदायिक मतलब जिसपे सभी का हक हो। तो घर पर सभी का हक नहीं होता, जिसका घर है उसी का हक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है। अगर पूछता कि कौन सा संसाधन स्वामित्व संसाधन है, तो वो आपका हो जाता है शमशान भूमि और तालाब, दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि इस पे आपका पर्सनल हक तो होता नहीं है ना। चलो अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन है, खनिज पदार्थ भी होते हैं एक देश में, जल संसाधन भी, और राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूभाग भी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बीच बीच में जो थंबनेल आते रहेंगे उनको जरूर देखते जाना। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लेना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो वो वीडियोस, सारे वीडियोस जो डाले जा रहे हैं बिल्कुल आपके सीरीज वाइज, ये सारे वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूरे बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल मस्ती से दे पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम को, प्री बोर्ड को, और जिनके अर्धवार्षिक नहीं है वो तो धुआंधार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन है, वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है वो क्या कहलाते हैं। तो हमारे जो होता है वो भंडार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पाई जाती है। तो हमारे जो भू आकृति आप जानते हैं, यहाँ पे पर्वत भी है, पठार भी है, और साथ ही साथ मैदान और द्वीप भी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, भारत के कुल भू भाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत जो है भाग मैदानी है आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 43% जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को बड़े हिसाब से और सावधानी से पढ़ें और ध्यान दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर पर्वत है? तो कितने प्रतिशत पर जो है भूभाग के पर्वत है? क्वेश्चन ये आते हैं बोर्ड में, याद रखना है ये बात। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 30%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड में, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पठारी भाग कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27%। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार धरातल के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो इस जो आपका नीति लागू किया गया था, कम से कम 33% जो है धरातल पर वन होने चाहिए। इसके बाद में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पुनः चक्रीय संसाधन है। तो पुनः चक्रीय संसाधन में हमारे कौन से आते हैं जो हम दोबारा उपयोग करते हैं? तो धातुएं जो है पुनः चक्रीय किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से अचक्रीय संसाधन है। अचक्रीय का मतलब हो गया जो बार बार यूज नहीं किया जा सकता, वो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है सुमेशर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुमेशर है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से है? तो संसाधनों के संरक्षण से है इसका संबंध है, तो इसीलिए हमारे को जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो भारत के कुल सूचित क्षेत्र के केवल 54% भाग पर जो है खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना इसके पीछे लॉजिक क्या है। अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय प्रदेश, मणिपुर पर्वतीय प्रदेश, नागालैंड पर्वतीय प्रदेश, यानी उबड़ खाबड़ जगह, इसीलिए उपरोक्त सभी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर जो है, भारत में इस समय लगभग कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकृत यानी कि क्षरण है, यानी जिसका कटाव हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का कटाव हो चुका है, भूमि क्षरण हो चुकी है, जिसको बोलते हैं अनउपजाऊ भूमि। ठीक है, अब यहां पे देखो, भूमि उपयोग के प्रारूप का उदाहरण है। तो भूमि उपयोग के प्रारूप का उदाहरण जो है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी है, वन भी है और प्रति भूमि भी है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दर कुल क्षेत्रफल के 80% से भी अधिक है? तो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो आपको सभी को पता है, ये बार बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया आपसे, अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है? तो ये आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, गुजरात में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश में भी। इसका मतलब हो गया उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? बहुत विशेष क्वेश्चन है, 6 प्रकार की। कमेंट सेक्शन में मुझे अगर नाम बता सकते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको हर चीज याद है, या फिर आप याद कर चुके हैं, या फिर आप अभी याद करके मुझे कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इनके 6 नाम आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में केवल जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। इसके बाद में बहुत अधिक उपजाऊ मृदा है, तो बहुत अधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर पर्वतीय इलाका है, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय इलाका है, उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है। इसका मतलब सभी में भैया पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी तो ऑप्शन आपके सामने होते हैं, बस पढ़ करके समझदारी से टिक करने होते हैं। कपास की फसल के लिए अगर मैं आपको हर एमसीक्यू समझाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अन्यथा मैं आपको एक एक ऑप्शन को सही तरीके से बताता कि इसका कैसे ऑप्शन सही होगा और क्या इसके पीछे रीजन होगा। चलिए, कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, कपास के लिए अनुकूलित भौगोलिक जो है परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें काली मृदा जो है सबसे अनुकूल
होती है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कपास की जो फसल है किन किन राज्यों में उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में बताता रहूंगा मैं आपको। खादर और बांगर का संबंध किस मृदा से है? तो खादर और बांगर जो है ये दोनों ही मृदाएं जो है जलोढ़ को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान भी राजस्थान में है। ठीक है ना, बाकी मतलब वैसे नहीं कह रहा हूं मैं, फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो बी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजू की जो फसल है यानी काजू उगाया जाता है वो कहाँ पे उगाया जाता है, किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में उगाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लेटराइट मिट्टी कौन से प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि काजू की फसल कहाँ कहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पूछा गया और नालिका अपर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उत्खात भूमि। तो यहां पर जो है उत्खात भूमि के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, मृदा अपर्दन को कम करने का साधन निम्नलिखित में से है? तो देखो मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी के कटाव को हम कैसे कर सकते हैं? तो समोच्च जुताई के द्वारा, घास की पट्टियां लगा दे, घास उगा दे, पशुचारण पर नियंत्रण कर दे, तो अपने आप जो है ये मृदा कटाई रुक जाएगी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम उसको मृदा अपर्दन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से हवा द्वारा मिट्टी को उड़ा ले जाना कहा जाता है। तो ये क्या कहता है? इसको हम जब हवा से उड़ती है मिट्टी तो हम उसको पवन अपवर्दन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पवन अपवर्दन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, भूक्षरण है तो भूमि का अनुपजाऊ होना जो है भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन आपको देता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये क्वेश्चन ही गलत है। भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का मृदा का कटाव होना भूक्षरण कहलाता है। इसके बाद में मृदा अपरदन है, तो मृदा अपरदन क्या होती है? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है वो कौन सा है? तो पंजाब और हरियाणा इसके लिए बहुत फेमस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सतत पोषीय विकास है। तो यहां ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उसी को हम सतत पोषीय विकास कहते हैं। ये डेफिनेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको केवल याद कर लो, इस लैंग्वेज को अपने आप इसकी डेफिनेशन भी लिख पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा। अब पूर्वी, अभी उत्तरी की हमने बात करी थी, अब पूर्वी की बात कर रहे हैं। पूर्वी में आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पूछा गया उत्खात भूमि कैसे होती है? तो यहां पर जो है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसको उत्खात भूमि कहते हैं। अभी अभी हमने बात करी थी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसको क्या कहते हैं? तो उत्खात भूमि कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, पहले पूछा कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती उसे कहते हैं, तो उसका आंसर था उत्खात। अभी बोल रहा है कि उत्खात भूमि कैसी होती है? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। ध्यान रखना, उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जाता है। इसके बाद में मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो मृदा तो जानते ही हो आप, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता? तो यहाँ पे जो है आपका खनिज जो है मृदा को निर्माण में कोई भी अपना जो है उपलब्धि नहीं देता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या है? देखिए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा जो है कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी जलोढ़ मृदा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है, यानी कि जलोढ़ मृदा की खासियत कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यह जो है यह कपास के लिए उपयुक्त है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? कपास के लिए उपयुक्त है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी मैंने आपको अभी अभी कराया था कि कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है या उपयुक्त होती है, आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था काली मृदा। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जलोढ़ मृदा की यहाँ पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह नहीं पूछा है इसीलिए नहीं, मतलब यह हो जाएगा, यह कपास के लिए उपयुक्त है, यही कथन जो है इसकी विशेषता नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर निम्न में से किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है? अब विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर हो जाएगा संभावी, ठीक है, और विकसित भंडार और संचित संसाधन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संभावी की बात हो रहा है आने वाले समय की। उसके बाद में आपको देखो विकास के आधार पर संसाधनों का
कौन सा वर्गीकरण, विकास के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ सारे कथनों को पढ़ोगे तो इसमें आपको डी कथन, जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये कथन सत्य नहीं है, काली मृदा होती है इसके लिए उपयोगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो है हमारी विशेषता नहीं पूछी गई है, तो मरुस्थलीय मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, इसकी विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण साम्यता के आधार पर किया जा सकता है? तो वो हमारा हो जाएगा आपका नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? यानी कि ज्वालामुखी के फटने से जो मृदा बाहर आती है वो कौन सी मृदा होती है? तो वो होती है हमारी काली मृदा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं इससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये सीमित मात्रा में होते हैं और आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चादर अपर्दन क्या है? तो यहाँ पे चादर अपर्दन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहाता है तो ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बहती है, यही होता है चादर अपर्दन। ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से आपका जो है जैव और अजैव, उत्पत्ति की बात कर रहा है तो जैव और अजैव, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण का मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। भूमि निम्नीकरण का मानवीय मतलब मानव की क्रियाकलाप द्वारा भूमि का निम्नीकरण नहीं होता। वो कौन सा रीजन है? तो बाढ़। बाढ़ जो है मानव के द्वारा तो लाया नहीं जाता, ठीक है, तो बाढ़ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वनमूलन आदमी करता है, पशुचारण भी आदमी करवाता है, खनन भी आदमी करता है। बाढ़ क्या है? आदमी नहीं ला सकता ना, ये प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है पट्टी कृषि क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, उसे ही हम पट्टी कृषि कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, भारत में निम्नीकृत भूमि कितनी है? निम्नीकृत मतलब जिसपे हम जो है नहीं उगा सकते हैं कोई फसल। तो अभी हमने बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में और ये थी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत शामिल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत आपको बताना है। तो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 33%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भारत में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों की अंतर्गत शामिल भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि उन पे कितने भौगोलिक क्षेत्र पे वन होने चाहिए, इसका मतलब ये है भैया, क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सतत पोषीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है सही आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुंडट लैंड आयोग रिपोर्ट। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पूछा गया आपसे, समोच्च जुताई क्या होती है? तो समोच्च जुताई क्या होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। हमारा आंसर हो जाएगा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। यहाँ पे समोच्च जुताई की डेफिनेशन भी दे दी गई है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्न में से कौन से कारक भू उपयोग को निर्धारित करते हैं? यानी कि भूमि के उपयोग को कौन से कारक निर्धारित करते हैं? तो देखो, भूमि की आकृति, जनसंख्या घनत्व, भाई जनसंख्या भी भूमि पर रहेगी ना, तो वो तो उपयोग करेगी। जलवायु और प्रौद्योगिकी क्षमता, मिट्टी के प्रकार, संस्कृति और परंपरा, यानी कि सभी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, अत्यधिक तापमान के कारण। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ह्यूमस मतलब होता है आपका उमस जो होती है, जो कि थोड़ा सा पानी के जो कण होते हैं उस मिट्टी में, उसकी बात है। तो उस जब वो मात्रा कम होती है तो उसका रीजन क्या है कि अत्यधिक टेम्परेचर होगा, तो वो क्या है, वाष्प बढ़ के उसमें से उड़ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम संभावी संसाधन। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, संसाधन विकास क्या है? तो संसाधनों का उपयोग
जो है योग्य बनाना वही संसाधन विकास है। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा संसाधनों को उपयोग बनाना जो है संसाधन विकास कहलाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया रियो डी जनेरो में, और जो 1992 का सन था। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जनेरो में आयोजित किया गया था। इसके ऊपर पैसेज भी आ चुका है कई बार। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है। और बहुत ही एक लड़की थी जिसका नाम था सुजुकी, जिसने भाषण दिया था। अपने 10 मिनट के भाषण में करोड़ों लोगों को अपने मतलब अपना कायल बना लिया था। बहुत अच्छा भाषण दिया था। अगर आप उसको सुनना चाहें तो सुजुकी का भाषण सुन लेना यूट्यूब पे सर्च मार के, काफ़ी अच्छा भाषण था। पर आपको समझ में आए ना आए, उसको हिंदी ट्रांसलेशन भी किया हो गया होगा, तो आप चेक कर लेना। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन जो इस वीडियो के माध्यम से हम संजीवनी का छठा वीडियो देखा। संजीवनी का 7वां 8वां 9वां वीडियो जो है आपका लगातार कंटिन्यूस हर दिन सुबह शाम आ रहा है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। एक साथ में जब एक बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा, साथ साथ में दिक्कत भी होगी और परेशानी भी होगी और याद भी नहीं होंगे। इसलिए पर डे अपने जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं उनको देखते रहें। महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे लिखी गई है, इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्लेलिस्ट जरूर विजिट किया करें। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।